नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल करीम डायरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कय्यूम इनसाइट्स। नाज़रीन, आज मैं दो टॉपिक्स पर आपसे बात करूंगा और दो टॉपिक्स जो हैं इंतहाई अहम टॉपिक है। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और उसके साथ साथ सब्सक्राइब जो है वो भी कर रहे हैं। और यकीनन ये एक मेरे लिए खुशी का बायस है कि अभी इस चैनल को जो है कुछ टाइम ही हुआ है, लेकिन बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इस वक्त आ रहे हैं और आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि इस व्लॉग के पीछे जो है बहुत बड़ी रिसर्च होती है और बहुत बड़ी जो खबरें होती है और ख़बरों का जो दूसरा पहलू होता है वो आपके सामने रखता हूँ। तो उसके लिए बहुत बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है और उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। तो उसका जो सिला है मेहनत का वो आप लोग देते हैं और आप लोग मुझे देखते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। ये आपका बहुत बड़ा मैं मशकूर हूँ। और ऐसे ही जो दीगर जो दोस्त हैं जो देखते रहते हैं मेरा यूट्यूब चैनल, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे सब्सक्राइब करें। और दूसरे दोस्तों को ये भी कहूँगा कि आप जो हैं ये वीडियो जो है मेरा दूसरों को भी शेयर करें, उनको भी रिक्वेस्ट करें कि मुझे सब्सक्राइब करें। और यकीनन मेरा जो वीडियोस हैं वो बहुत बड़े शेयर्स भी होते हैं। आप जा सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर और वहाँ पर देख सकते हैं कि कितने शेयर्स हो रहे हैं मेरे वीडियोस। खैर, मैं आता हूँ अपनी टॉपिक पर और आज की टॉपिक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शुरू से लेकर एंड तक आप देखते रहिए और ताकि आपको बात समझ में आ जाए। एक तो मैं गज़ा की जंग के हवाले से बात करूंगा, लेकिन गज़ा की जंग के हवाले से मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा। ये कोई एक तो गज़ा की जंग जो चल रही है, लेकिन उसके पीछे जो टू स्टेट्स जो सॉल्यूशन है जिनका जिक्र हो रहा है उसके बारे में बताऊंगा और गोरी मिसाइल के हवाले से भी बताऊंगा कि इस जो गोरी का जो मिसाइल है उनका रुख किसकी तरफ था, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और वो रुख जो है किसने रोका ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दूसरी टॉपिक जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस के हवाले से है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में लाइव जो है वो वहाँ पर केस हो रहा है। और केस की समाअत जो है अब जनवरी तक जो है मुलतवी कर दी गई है, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने सवालात के जवाब दे रहे थे और जो समाअत थी पूरी की पूरी वो इंग्लिश में थी। खैर, मैं उस पर बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं गज़ा की तरफ आता हूँ। तो गज़ा के हवाले से आपको पता है कि गज़ा में जो है मुसलमान जो है ममालिक वो बहुत इस वक्त शदीद तकलीफ़ में है और उनको जो है इस वक्त पानी भी नहीं है रहने के लिए। जगह जगह तो खैर तबाह हो गई है उनके लिए। जो पनाह गाह थी उनको भी बमबारी से उड़ा दिया है इसराइल ने। और उसके साथ साथ जो इनका जो मेडिसिन्स वगैरह थी वो भी अब कम पड़ गई है, लेकिन इलाज भी नहीं हो रहा है। जो ज़ख्मी है वो ज़ख्मी ही पड़े हैं, उनका कोई इलाज नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है वो ख़त्म कर दी गई है। तो मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि जब आपको पता होगा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो हैं वो हमारे कौमी हीरो थे और हीरो हैं और कौमी हीरो रहेंगे हमेशा के लिए। तो उनका जो इख्तलाफ था जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ था और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ इख्तलाफ जो है वो उस वक्त शुरू हो गए जबकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने जो है एक गोरी मिसाइल का रुख जो है वो इसराइल की तरफ करने की कोशिश की। और उनके लिए जो है साहब का जो जनरल है मरहूम परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनको जो है रिक्वेस्ट की गई कि मुझे फ़ंड्स दिए जाए ताकि मैं जो हूँ 5000 रेंज तक जो है इस मिसाइल को बनाना चाहता हूँ। लेकिन फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब तो आपको पता है कि नो डाउट वो बड़े क्लेवर बंदे थे और उन्होंने जो है वो बात को समझ गए और उन्होंने जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को वार्न किया कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको यही इजाज़त है कि 2000 या फिर सिर्फ़ और सिर्फ 1500 रेंज की तरफ जो आपको जाना है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो इंडिया है, दुश्मन जो है हमारा इंडिया है और आप शायद इसराइल की तरफ रुख कर रहे हैं, तो ये आप भूल जाएं। तो ये बड़ी चीज़ है और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है बार बार अपने लाइफ में ज़िक्र भी करते रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ से इख्तलाफ के हवाले से, लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई कि जो गोरी का मिसाइल का रुख जो है वो मैं इसराइल की तरफ करने जा रहा था। लेकिन इस वक्त बहुत सारी बातें हो रही है पाकिस्तान में कि गोरी मिसाइल का रुख जो है पाकिस्तान वहाँ पर कर दे, ये करे वो करे। चलो खैर, उस पर तो अब इसकी गवर्नमेंट और जो हमारी जो दिफाई पॉलिसी है वही बता सकती है कि अब करना है क्या नहीं करना है। मैं आपको एक और बात बता चाहता हूँ कि जो इस वक्त जो रोल है इसका अरब ममालिक का, अब अरब के जो बादशाह हैं वो तो उनके नाम ही बादशाह हैं, तो वो हैं ही बादशाह और हर चीज़ में बादशाह ही है।
तो आपने देखा होगा कि उनका रोल जो है इस गज़ा के हवाले से सिर्फ मज़म्मत और ये अमली काम नहीं हो रहा है। इजलास तो हो रहे हैं लेकिन अमली काम नहीं हो रहा। अमली काम कैसे होगा? अमली काम ये होगा कि आप जो है इसराइल को एक तो तस्लीम तो नहीं कर रहे हैं आप लोग, लेकिन आप प्रेशर डालें अमेरिका के ऊपर, और आप अमेरिका के ऊपर प्रेशर ऐसे डाल सकते हैं कि आप इसराइल को जो है ख़त्म करने के लिए आप जो है मिस्र के साथ मिलकर, क्योंकि मिस्र और इसराइल इनका फ़लस्तीन का गज़ा का जो है ये मिलता है, बॉर्डर नज़दीक है, तो आप वहाँ से जाके उनसे लड़ सकते हैं और अपनी फोर्सेस जो है वहाँ पर भेज सकते हैं। लेकिन अरब जो बादशाह है, जो मुल्क हैं, वो खैर खामोश तमाशाई बने पड़े हैं, और उनका ज़िक्र जो है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं हर व्लॉग में करता हूँ उनका ज़िक्र, लेकिन उनका ज़िक्र जो है अल्लामा इकबाल साहब ने भी किया था। और ये बात जो है 1931 की मैं बात बता रहा हूँ कि 1931 में अल्लामा इकबाल साहब जो है मस्जिद अक्सा का दौरा करने के लिए वहाँ पर गए थे, और उन्होंने खिताब किया मुसलमानों को। उन्होंने कहा कि कभी भी अमेरिका और बरतानिया पर कभी भी एतमाद नहीं करना। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों ये कान खोल कर सुन लो कि ये जो अरब बादशाह है इन पर भी एतमाद नहीं करना, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के इशू के ऊपर। तो यकीनन मतलब 1931 में ही अल्लामा इकबाल साहब को पता था कि ये लोग जो हैं मतलब अमेरिका और बरतानिया तो चलो ठीक है, लेकिन यहूदी है, लेकिन जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके ऊपर मतलब अरब बादशाहों का भी पता था उनको कि ये हम फ़लस्तीन के मसले पर यूटर्न ले गई, ये हमारी हेल्प नहीं करेंगे। और आज आप देख सकते हैं कि अरब बादशाहों का जो रुख है, अरब बादशाहों की जो एक्टिविटी है, वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बने पड़े हैं, और इतने गज़ा जो है वो जो है तबाह हो चुका है, लेकिन ये अरब बादशाह जो है वो खामोश तमाशाई है। ये आप देख सकते हैं। तो अल्लामा इकबाल साहब ने ये 1931 में ये मस्जिद अक्सा के दौरे पर ख़िताब में कहा था। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी एक बात बताता चलूँ कि बार बार ये रिपीटेशन हो रही है कि टू स्टेट सोल्यूशन, टू स्टेट सोल्यूशन, टू स्टेट सोल्यूशन। इसराइल और फ़लस्तीन का जो मसले का हल जो है वो टू स्टेट सोल्यूशन है। अब बार बार निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब जो हैं वो बार बार यही कहते रहते हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन जो है, स्टेट सोल्यूशन जो है वहाँ पर जाना चाहिए हमें। और आपको मैं बताता चलूँ, मैं निगरान वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत से पूछ रहा हूँ कि कौन सी पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, कौन सा कानून है पाकिस्तान का जिन्होंने टू स्टेट सोल्यूशन को जो है उनका इजहार किया है? सिर्फ आप ही करते हैं ये। आप कायद अज़म के जो रूल्स हैं, जो उन्होंने नुक्ते बनाए थे पाकिस्तान को लेकर, वो आप तोड़ रहे हैं। आप कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह साहब को इग्नोर कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि टू स्टेट सोल्यूशन का ये जो मतलब है वो ये है कि एक तो जो हम पाकिस्तान जो है, पहली बात ये कि इसराइल को नहीं तस्लीम करता, तो आप कैसे कह सकते हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन हो। दूसरी बात ये रही कि टू स्टेट सोल्यूशन का जो मतलब है वो ये है कि इसराइल को एक तो तस्लीम करना चाहिए, और दूसरा गज़ा और उसके साथ जो है अर्दन को जो है वो दो जो रियासतें हैं वो इनको देना चाहिए इसराइल को। तो मतलब ये तकसीम का जो रुझान है इसकी आप हिमायत करते हैं। अब इनडायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब इसराइल की हिमायत कर रहे हैं। ये आप इन बातों पर आप पता लग सकता है आपको कि ये जो निगरान वज़ीर आज़म हैं टू स्टेट सोल्यूशन का मतलब ये बता रहे हैं कि हम इसराइल को मानने वाले हैं। और तो ये अनवर काकड़ साहब को ये पता नहीं है कि कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने एक ख़त लिखा था, और ख़त जो है वो इस वक्त फॉरेन एम्बेसी, फॉरेन कंट्रीज़ के आर्काइव्स डिपार्टमेंट भी पड़ा है, और उसके साथ साथ जो इस्लामाबाद के जो इदारे हैं उनके पास भी पड़े हैं, उनके वहाँ पर भी आर्काइव्स हैं, वहाँ पर भी पढ़े हैं। आप वहाँ से ले सकते हैं और देख सकते हैं कि कायद अज़म ने उस खत में क्या कहा था। उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था, और आप बार बार उनका जिक्र कर रहे हैं कि मसले जो हल हैं ये वो टू स्टेट सोल्यूशन है। तो मैं आपके इस बार बार बयान देने पर मैं तो शर्मसार हूँ गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, या पाकिस्तानी अवाम के हवाले से। आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आपको ये शोभा नहीं दे रहा। बल्कि आप अगर देखा जाए कि आप बहुत बड़े क्लेवर वज़ीर आज़म हैं, बहुत बड़े ब्रेव और क्लेवर मैं आपको कहूँगा कि वज़ीर आज़म है। आपकी बात करने का स्टाइल, आपका जो दूसरे ममालिक के सरबराह हैं उनसे मिलने का स्टाइल, आप बहुत बड़ी अच्छी नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन ये एक बात आप याद रखें कि टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो कायद अज़म
कि रूल के खिलाफ है, या पाकिस्तान के खिलाफ है और आप पाकिस्तान के खिलाफ जा रहे हैं। तो ये जो टू स्टेट सोल्यूशन है वो उनको ना तो पाकिस्तान की अवाम मानती है, ना पाकिस्तान मानता है, और ना ही फ़लस्तीन मानता है। अगर फ़लस्तीन को मानना भी होता है ये चीज़, तो ये जंग से पहले ही जो डायलॉग्स होते हैं उसमें ही फ़लस्तीन ओके कर देते, उनको फॉलो कर देते। लेकिन अब तो बात जो है दूर हो गई है, और उसके साथ साथ बहुत सारे मुस्लिम जो हैं वहाँ पर गज़ा में शहीद हो चुके हैं। गज़ा बिल्कुल तबाह हो गया है, लेकिन उसके बाद अब टू स्टेट सोल्यूशन को वो कैसे मानेंगे? वो नहीं मान सकते। और आप जो है बार बार टू स्टेट सोल्यूशन का जिक्र करते करते आप फ़लस्तीन को जो है और भी दुख में मुब्तला कर रहे हैं। तो आपको अब इस बयान से हटना होगा, और आपको जो है फ़ौरन जो है, आप, मैं ये नहीं कह सकता कि गोरी का जो रुख है वो वहाँ पर कर ले, ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप फोर्सेस वहाँ पर भेज दें, ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप अटैक कर दें, लेकिन कम से कम जो बयानात है वो आप सोच समझ कर दें कि अब इंटरनेशनल वार चल रही है, और ये वार जो है आगे भी बढ़ सकती है। ये आपको भी अंदाज़ा होगा इस बात का कि ये वार आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन खैर, आपको टू स्टेट सोल्यूशन का पता नहीं किसने एक भूचाल जो है आपके जहन में लगा दिया, और जो है आप टू स्टेट सोल्यूशन अगर टॉपिक चल रही है मईशत की, तो आप टू स्टेट सोल्यूशन बीच में लेके आते हैं। अगर बात चल रही है कोई इजलास हो रहा है एजुकेशन पर, कन्वोकेशन पर, आप बात कर रहे हैं टू स्टेट सोल्यूशन पर। अगर बात चल रही है मेडिकल के हवाले से, आप बात करते हैं टू स्टेट सोल्यूशन की। अब पता नहीं किसने आपको ये चीज़ जहन में लगा दी है। तो ये चीज़ जो है टू स्टेट सोल्यूशन जो है, आप उसको भूल जाएं। ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए मैंने आपको दलील के हिसाब से कहा है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने रिजेक्ट किया है, अल्लामा इकबाल साहब ने ये भी रिजेक्ट किया है। तो आप कैसे उनको कह सकते हैं? आप वो बात करें जो पार्लियामेंट में हुई है, आप वो बात करें जो पाकिस्तान के कानून में है। ये दोनों पाकिस्तान के कानून में नहीं है, पार्लियामेंट में भी नहीं है। पार्लियामेंट में कभी जिक्र नहीं हुआ टू स्टेट सोल्यूशन का इस हवाले से, और ना ही पाकिस्तान के कानून के हवाले से हुआ है। तो आपको यकीनन ये जो बात है वो समझ में आ गई होगी। लेकिन एक मैं बात आपको बताता चलूँ कि ये जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से जो आज की समाज चल रही है वो टोटल इंग्लिश में चल रही थी, मैं देख रहा था। लेकिन अफसोस से करना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में जो है जो ये समाज चल रही है, और ये इम्पोर्टेंट समाज है, ये ऐसी समाज नहीं है, हर एक बंदा जो है वो देख रहा होगा। मैं इस हवाले से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को रिक्वेस्ट भी करूँगा, और ना सिर्फ रिक्वेस्ट बल्कि हो सकता है कि मैं इस हवाले से कोई एप्लीकेशन लिखने का और रिक्वेस्ट के हवाले से जो है वो मैं दरख्वास्त लिखने का सोच रहा हूँ कि ये जो समाअत है वो उर्दू में करनी चाहिए, ताकि हम पाकिस्तानियों को जो है ये बात समझ में आ सके। क्योंकि बहुत सारा इशू है हमारे पास जो उनको इंग्लिश में समझ में नहीं आती। तो ये जो है आप जो है ये समाज जो है वो बराए मेहरबानी उर्दू में करवाए, ताकि हर पाकिस्तानी को समझ आ सके कि क्या हो रहा है और कैसी समाज हो रही है, क्या हुआ था और अभी क्या हो रहा है। तो जनवरी तक जो ये मुलतवी हो चुकी है, और मैं इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में मैं दरख्वास्त जो है वो मैं लिख रहा हूँ, मैंने सोच लिया है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को, वो रिटन में मैं भेजूँगा कि ये जो समाअत हैं काइंडली जो है वो आप उर्दू में जो है करवा दे तो अच्छा हो जाएगा। तो खैर, मैंने आज दो टॉपिक्स पर बात की, और इंशाल्लाह कल जो है मैं किसी और ब्लॉग पर आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।